आज की कहानी का शीर्षक है बूढ़ी माँ की तड़प। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। राहुल ने काशी जाने के लिए ट्रेन पकड़ी। ट्रेन एक हल्के से धक्के के साथ चल पड़ी। बाहर बारिश हो रही थी। राहुल सोचने लगा, कई दिनों से उमस हो रही थी। बादल पूरे आसमान में छाए हुए थे। कई दिनों से आसमान को घेरे पड़े थे, उमड़ घुमड़ रहे थे। अब जाकर बरसे हैं तो वातावरण हल्का हो जाएगा। राहुल ने नीचे की बर्थ पर चादर बिछाते हुए सोचा, उसका अपना मन भी तो ऐसे ही बोझिल है, जाने कब हल्का होगा। उसने जूते उतारे और पैर समेटकर आराम से बैठ गया। बाहर देखने की कोशिश में अपना चेहरा खिड़की के शीशे से सटा दिया। बाहर खिड़की के कांच पर एक एक बूंद गिरती है, फिर ये एक दूसरे के साथ मिलकर धार बना लेती है। अनवरत धार जो बहती ही चली जाती है, उनमें उसे एक चेहरा नज़र आने लगा। झुर्रियों भरा ढेर सारा वात्सल्य समेटे हुए वह चेहरा जिसने उसे जन्म दिया, प्यार दिया और अपने आंचल की छाँव दी। उस चेहरे की याद आते ही राहुल की छाती में जैसे गोला सा अटकने लगा। उसकी माँ पिछले साल से काशी के आश्रम में रह रही है। वह अपने काम धंधे के बीच इतना व्यस्त हो गया था कि पिछले 5 महीनों से माँ के खर्च के लिए रुपया भी नहीं भेज सका। वह नौकरी के सिलसिले में लगातार टूर पर रहता था। उसने सोचा कि उसकी पत्नी शालिनी ने रुपए भेज दिए होंगे और शालिनी ने सोचा कि उसने भेज दिए होंगे। कल जब शालिनी से बातों ही बातों में पता चला कि 4-5 महीने से माँ का खर्चा नहीं गया है, तो फिर उसकी बेचैनी का अंत न रहा और उसने तुरंत काशी जाने का निश्चय कर लिया। जाने माँ किस हाल में होगी। उन्होंने इस बीच कोई पत्र भी नहीं लिखा। पत्र ना लिखने का कारण राहुल समझ गया था। उसे पता था कि उसकी माँ बहुत स्वाभिमानी है। उन्हें कितनी भी तकलीफ़ क्यों ना हो, दयनीय बनना तो उनकी फितरत में नहीं है। यह सब सोचते हुए माँ का चेहरा और आश्रम का बड़ा सा गेट उसकी नज़रों में घूम रहा था। उसे लग रहा था कि वह कब पहुँचेगा और कब अपनी माँ को देखेगा। ऐसा सोचते हुए उसने करवट ली। लेटे लेटे उसे पुरानी बातें याद आने लगी। जब वह 10 वर्ष का था, तभी हृदय गति रुक जाने से पिता की असामयिक मृत्यु हो गई थी। सीधी सादी, बिल्कुल घरेलू उसकी माँ ने इस विकट परिस्थिति में किस तरह से अपने आप को बदला, यह देखकर वह दंग रह गया था। उन्होंने उसे माँ बाप दोनों बनकर पाला। उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य उसकी पढ़ाई, उसका स्वास्थ्य, उसकी खुशी। माँ की तो जैसे सारी दुनिया बस उसी तक सिमट कर रह गई थी। जब पढ़ लिखने के बाद राहुल की नौकरी लगी तो माँ के चेहरे पर एक गहरी संतुष्टि की आभा दिखाई पड़ी, जैसे वह इस दिन के लिए ही तो जी रही थी। राहुल ने पहली तनख्वाह लाकर माँ के हाथ में दे दी और कहा कि माँ, अब तुम बहुत मेहनत कर चुकी हो, अब बस तुम आराम करो। अपने बेटे को सक्षम देखकर माँ भी बिना किसी ना नकुर करके तुरंत ही मान गई, जैसे वे इसी दिन का इंतज़ार कर रही हों। उस दिन राहुल को पहली बार संतोष का एहसास हुआ और अपने कर्तव्य को पूरा कर सकने की अनुभूति हुई। पर तभी जाने कहाँ से माँ को उसकी शादी कर देने की धुन सवार हो गई। बहुत रिश्ते देखने के बाद शालिनी को उसके लिए माँ ने पसंद किया। कई बड़े घर से रिश्ते आए थे, बहुत दहेज देने के लिए तैयार थे, परंतु फिर भी सभी प्रस्तावों को माँ ने ठुकरा दिया।
माँ सोचती थी कि गरीब घर की लड़की को बहू बनाकर लाऊंगी, क्योंकि गरीब घर की लड़की अधिक संवेदनशील होगी और वह मेरा घर सुखी बनाकर रखेगी, एक अच्छी पत्नी और एक अच्छी बहू साबित होगी। जब राहुल ने शालिनी को देखा तो उसे भी शालिनी पसंद आ गई। वह उसे विनम्र और संस्कारवान लगी। पहली ही मुलाकात में उसने कहा था, शालिनी, मेरी माँ का ख्याल रखना। मेरे लिए उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी होम कर दी है। उस समय तो शालिनी ने गर्दन झुकाकर सिर हिला दिया, पर अब उसे लगता है कि तभी गलती हो गई थी। उसी समय शायद शालिनी ने मन में माँ को अपना प्रतिद्वंदी मान लिया था। समय बीतने के साथ साथ यह प्रतिद्वंदिता और गहरी होती चली गई। बच्चे होने के साथ तो यह संघर्ष बढ़ता ही चला गया। बच्चों के पालन पोषण को लेकर माँ कोई भी सुझाव देती तो वह उनके मुंह पर ही उनकी हंसी उड़ा देती और संवेदनशील माँ आहत होकर धीरे धीरे अपने में ही सिमटती चली गई। यह सब देखकर जब जब राहुल ने विरोध करना चाहा तो माँ ने दृढ़ता से कह दिया, देख राहुल, मेरी ज़िंदगी आखिर और बची ही कितनी है। मेरे लिए तू अपनी गृहस्थी में दरार मत डाल। शालिनी के बुरे व्यवहार के बाद भी माँ बच्चों को बहुत ही चाव से पाल रही थी, इसलिए बच्चे भी दादी के ही ज़्यादा नज़दीक थे। उनकी माँ तो उनके लिए केवल एक थानेदार जैसी थी, जो केवल निर्देश दिया करती थी, यह करो और वह ना करो। दादी ही उनकी असली माँ बन गई थी। दादी और बच्चों का अपनापन शालिनी के बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा था और वह पहले से ज़्यादा उग्र होती जा रही थी। सारी समस्याओं की जड़ों में उसे माँ ही नज़र आती। काशी उतरने के बाद उसका मन किया कि एक कप चाय पी ले। आश्रम में पता नहीं चाय मिलेगी भी या नहीं। तो तुरंत ख्याल आया कि माँ तो बार बार चाय पीती थी। जब वह पढ़ता था तो पूरी रात माँ उसके साथ जागती रहती थी और बार बार उसकी नींद उड़ाने के लिए चाय बनाती रहती थी। उसी समय माँ को भी बार बार चाय पीने की आदत पड़ गई थी। जीवन में बहुत से क्षण ऐसे आते हैं जो चुपचाप गुजर जाते हैं, पर उनमें से कुछ हमारी स्मृतियों की दहलीज पर सदैव विद्यमान रहते हैं। इतने सारे क्षण जिनमें वह केवल याचक है, उसकी स्मृति की दहलीज पर कतार बांधे खड़े हैं। विचारों में डूबता उतरता राहुल आश्रम के विशालकाय गेट के सामने खड़ा हुआ था। सड़क पतली, वीरान और खामोश थी। चारों ओर पेड़ पौधे लगे थे। यहाँ के दृश्य में ना जाने क्या जादू था कि उसकी सारी चिंताएं, सारे तनाव ना जाने कहाँ खो गए। गेट खोलकर जब राहुल अंदर आया तो उसने देखा कि माँ एक खुरपी से मोगरे के फूलों की क्यारी बना रही थी। जैसे ही उसने राहुल को देखा तो उनके मुँह से निकला, बेटा तू आ गया। और अपने आंसुओं से भरी आंखों को छुपाने के लिए वे इधर उधर देखने लगी। आंखें तो राहुल की भी भर आई। उसने माँ को यहाँ क्यों आने दिया? सैकड़ों बार खुद से पूछा गया यह सवाल आज भी उसकी अंतरात्मा को कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। माँ अत्यंत बेचैन हो उठी कि उसे क्या खिलाए पिलाए। माँ, तुम मेरे खाने पीने की चिंता मत करो। आज तो हम माँ बेटे सिर्फ बातें करेंगे। माँ पर लाड जताता हुआ राहुल बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, पर तुम पहले नहा लो। नहाने से सफ़र की थकान मिट जाएगी। माँ, तुम नहीं सुधरोगी।
कहता हुआ राहुल हंस पड़ा। माँ को हमेशा से अच्छा लगता था कि घर के सब लोग सुबह सुबह नहा धोकर तैयार हो जाएं, और राहुल इस बात पर बहुत टालमटोल करता था। माँ ने कहा, अरे आश्रम के पास ही गंगा का घाट है, नहा कर तो देखो कितना अच्छा लगता है। माँ के बार बार जोर देने पर राहुल ने कहा, हाँ माँ, जाता हूँ। कहता हुआ राहुल उठ खड़ा हुआ। गंगा जल का शीतल पावन स्पर्श उसमें एक नई स्फूर्ति का संचार कर गया। वह बड़ी देर तक जब वापस आया तो माँ ने उसकी पसंद के आलू के परांठे, घर का निकाला हुआ मक्खन और दही चीनी परोसा। बहुत दिनों बाद डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल को भूलकर राहुल ने भरपेट खाना खाया और लेट गया। बार बार मना करने के बाद भी माँ उसके सिर में तेल लगाने बैठ गई। साथ ही शालिनी कैसी है, बच्चे कैसे हैं, वे अभी शैतानी करते हैं या नहीं आदि सवाल करते समय माँ की आवाज़ में गीलापन राहुल को साफ साफ देख पा रहा था। राहुल खुद को फिर से कटघरे में खड़ा पा रहा था। उसका मन हो रहा था कि माँ की गोद में सिर छिपाकर फूट फूट कर रो पड़े। शालिनी तो पराए घर की थी, पर उसे क्या हो गया था? अपना घर बचाने के लिए उसने यह कैसी कीमत चुकाई? क्या उसकी गृहस्थी इतनी कीमती थी कि उसकी बूढ़ी माँ का वात्सल्य भी उसके आगे छोटा पड़ गया? शाम को राहुल सोकर उठा तो माँ भोजन की तैयारी में जुट गई। उसने कहा, माँ तुम अपना काम निपटा लो, तब तक मैं घूमकर आता हूँ। शाम का समय, गंगा का किनारा, शीतल जल, साफ पानी के अंदर तन मन का मैल धोने आए कितने ही श्रद्धालु वहाँ आसपास घूम रहे थे। संध्याकालीन आरती के साथ घंटे, घड़ियालों और शंखों की ध्वनि वातावरण में सम्मोहन घोल रहे थे। गंगा की लहरों पर एक लकड़ी का टुकड़ा बहता जा रहा था। राहुल को लगा उसकी जिंदगी भी तो ऐसे ही समय की लहरों से धकेली जा रही है। सुबह, दोपहर, शाम, और वह बहता रहा, परिस्थितियों के हाथों खेलता रहा। शालिनी ने माँ की शिकायतें की और उसने सुन लिया। पहले माँ और फिर बेटा दोनों उस कर्कश और झगड़ालू पत्नी के हाथों प्रताड़ित होते रहे। उसने जब भी जवाब देना चाहा, शालिनी ने घर छोड़कर चले जाने की धमकी दे डाली। बेटे बहू के बढ़ते तनाव को देखकर माँ परेशान रहने लगी। माँ ने उन दोनों के बीच से हट जाने का फैसला लिया और बेटे को समझा दिया कि अब उसके पूजा पाठ में मन लगाने के दिन हैं, इसलिए वह काशी के आश्रम में जाना चाहती हैं। उनके पास एक परिचिता का दिया हुआ काशी के आश्रम का पता भी है। राहुल को माँ का यह प्रस्ताव बहुत ही अरुचिकर और हृदय विदारक लगा, पर माँ को आश्रम में भेजने की शालिनी की तत्परता और बेटे का घर बना रहे इसके लिए माँ का त्याग, दोनों के आगे वह कुछ न कर पाया। काश वह कुछ कर पाता। इतना बड़ा ब्रह्मांड, आकाश, तारे, नक्षत्र, सूर्य, चंद्रमा सब अपनी धुरी पर अपना दायित्व निभाते रहे। इन सब में कमाल का समायोजन है, परंतु हम इंसान इतने असंतुलित क्यों हैं? सोचते हुए राहुल के अंदर एक बेचैनी पलने लगी। अंदर ही अंदर वह खौल रहा था, उबलते पानी की तरह। कई बार सोचता है, वह कुछ बोलता क्यों नहीं? क्यों अपनी आत्मा पर बोझ लेकर जिंदा है? जिस माँ ने
अकेले ही उसे माँ बाप दोनों का प्यार दिया। उस माँ के प्यार का क्या प्रतिदान वह दे रहा है। वह सोच ही रहा था कि अचानक छपाक की आवाज़ आई और किसी औरत की चीख सुनाई दी, अरे कोई बचाओ, मेरा बच्चा डूब रहा है, बचाओ, अरे कोई तो बचाओ। बेचैन माँ की हृदय विदारक चीख सुनकर राहुल अपने ख्यालों से बाहर आ जाता है। तब तक बेटे को बचाने के लिए माँ भी उसके पीछे नदी में कूद चुकी होती है। ना माँ का पता और ना बच्चे का। 3-4 मल्लाह पानी में संघर्ष करते दिखाई पड़ते हैं। थोड़ी ही देर में बच्चा मिल जाता है, पर माँ कहीं नहीं मिलती। लगता है उसने जल समाधि ले ली। चारों ओर हलचल मच गई थी। लोग बातें कर रहे थे, बेचारा बच्चा अनाथ हो गया। माँ को तैरना नहीं आता था तो कूदी ही क्यों, बेचारी डूब गई। लेकिन राहुल को जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। उसे पता था कि अगर वह डूब रहा होता तो उसकी माँ भी यही करती, और वह खुद कायर की तरह शालिनी के हाथों खेलता रहा, केवल इसलिए कि घर की शांति भंग न हो और घर बचा रहे। अरे ये बुजुर्ग ही तो घर की नींव होते हैं। बिना नींव के क्या घर कभी टिका है। उसके मन में द्वंद्व चल रहा था। अगले ही पल उसने निश्चय कर लिया कि अब चाहे जो हो, अपने घर की नींव को वह पुख्ता और मजबूत बनाएगा। अगर घर की नींव मजबूत होगी तो घर आंधी तूफान सब कुछ झेल लेगा, सब कुछ। इसका उसे पक्का यकीन है। और वह तेज कदमों से आश्रम की ओर चल पड़ा। आश्रम पहुंचकर उसने अपनी माँ से सारा सामान उसके लाए हुए बैग में रखने को कहा। यह कहते ही माँ समझ गई कि राहुल उसे अपने साथ वापस ले जाना चाहता है। माँ ने उसे बहुत समझाया, परंतु राहुल नहीं माना और जिद पर अड़ गया। उसने माँ की एक न सुनी और माँ को लेकर घर की ओर चल पड़ा। शालिनी ने जब दरवाज़ा खोला तो राहुल को माँ के साथ देखकर उसका माथा ठनक गया। वह कुछ बोलती इससे पहले राहुल ने माँ का हाथ पकड़े अंदर आते हुए कहा, यह घर मेरी माँ का है। अगर किसी को माँ के साथ रहने में परेशानी है तो वह इस घर को छोड़कर जा सकता है। यह बात कहते हुए राहुल के चेहरे का तेज और चेहरे पर आए दृढ़ता के भाव को देखकर शालिनी मन ही मन घबरा गई। उसे समझ आ गया था कि अब अगर उसने उसकी माँ से दुर्व्यवहार किया तो उसे ही इस घर से जाना पड़ेगा, और उसके पीहर वाले तो वैसे भी बहुत गरीब हैं। उस दिन के बाद से शालिनी ने कभी राहुल की माँ के साथ बुरा बर्ताव नहीं किया। राहुल और इसकी माँ की इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि सीधे साधे लोग जब गलत के आगे सिर झुका लेते हैं तो गलत व्यक्ति समझता है कि मैं इन्हें चाहे जैसे नचा सकता हूँ। लेकिन जब सही व्यक्ति आत्मविश्वास के साथ विरोध करता है तो गलत व्यक्ति उसके सामने टिक नहीं पाता। आपको ये कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक व शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।